इस वक्त स्पेन, जिसे तारीखी तौर पर अंदलुस कहा जाता था, विजिगोथ बादशाह रॉड्रिक के ज़ेरे हुकूमत था, लेकिन इसकी सियासी हालत इंतहाई गैर मुस्तहकम थी। बादशाह ने इक़्तिदार हासिल तो कर लिया था, मगर इसके तख्त के गिर्द अंदरूनी इख्तलाफात और सरदारों की नाराज़गी पाई जाती थी। कई मकामी हुक्मरान और अशराफिया बादशाह की ताकत से नाखुश थे और बाज़ रवायात के मुताबिक वो मुसलमानों के लिए रास्ते हमवार करने में बराह रास्त या बिलवास्ता मददगार भी साबित हुए। स्पेन में यहूदी और दीगर मजहबी अक़लियतें भी बाज़ मकामात पर विजिगोथ हुकूमत से नाखुश थीं, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए बाज़ इलाकों में ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं हुई। मजमूई तौर पर अंदरूनी इंतशार, इक़्तिदार की कशमकश और मकामी नाराज़गी ने स्पेन को कमज़ोर और बैरूनी हमले के लिए काबिल फ़तह बना दिया। नाराज़ सरदारों में काउंट जूलियन भी शामिल था। काउंट जूलियन स्पेन के शिमाली साहिली इलाके स्यूता का मकामी हुक्मरान था और विजिगोथ बादशाह रॉड्रिक से नाराज़ था। इस नाराज़गी की वजूहात मुख्तलिफ तारीख़ी ज़राए में बयान की गई हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक बादशाह ने काउंट जूलियन के अहले खाना या इक़्तिदार के हुकूक़ में रुकावट पैदा की, जिससे जूलियन का दिल बोझल हो गया और वो बादशाह से नाराज़ हो गया। ये नाराज़गी बाद में एक तारीख़ी मुहिम में अहम किरदार में बदल गई। जूलियन की नाराज़गी ने उसे मुसलमानों के करीब कर दिया। जब शुमाली अफ्रीका में खिलाफत बनु उमैया के गवर्नर मूसा इब्न नुसैर ने तारिक बिन ज़ियाद को एक लश्कर के साथ स्पेन भेजने की तैयारी की, तो जूलियन ने अपनी दाखिली मालूमात, वसाइल और बहरी सहूलत फराहम करके उनकी मदद की। उसने मुसलमानों को जबल उत-तारिक पहुँचने के लिए बहरी जहाज़ मुहैया किए और समंदर पार रास्तों की राह हमवार की। बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक जूलियन ने मुसलमानों को विजिगोथ फ़ौज की दाखिली कमज़ोरियों, सरदारों की नाराज़गी और सियासी इंतशार के बारे में भी आगाह किया, जिसने तारिक बिन ज़ियाद को अपनी हिकमत अमली तरतीब देने में अहम मदद दी। तारिक बिन ज़ियाद ने जूलियन की फराहम करदा मालूमात और सहूलत का भरपूर फ़ायदा उठाया। जबल उत-तारिक पर उतरने के बाद मुसलमानों ने अपनी पोजीशन मजबूत की और वादी लक्का में फैसला कुन जंग के लिए तैयार हुए। जूलियन की मदद ने न सिर्फ महफूज आमद-ओ-रफ्त मुमकिन बनाई, बल्कि मुसलमानों के लिए दुश्मन के अंदरूनी इख्तिलाफात से फ़ायदा उठाने का मौका भी फराहम किया। यूं जूलियन की नाराज़गी एक ज़ाती मामले से तारीख़ी फ़तह की बुनियाद बन गई। 711 ईस्वी में जब तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज के साथ जबल उत-तारिक के साहिल पर कदम रखा, तो मंज़र बहुत संगीन था। सामने दुश्मन की बड़ी और मजबूत फ़ौज मौजूद थी, जो अपनी सरहदों और इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार खड़ी थी। हालात सियासी तौर पर भी नाजुक थे, क्योंकि स्पेन की फ़तह ना सिर्फ फ़ौजी मार्का थी, बल्कि उमवी खिलाफत के लिए एक सियासी जीत भी थी, जो शुमाली अफ्रीका और यूरोप में उनके इक़्तिदार को मजबूत कर सकती थी। तारिक ने अपनी फ़ौज के सिपाहियों को जमा किया और एक ऐसा पैगाम दिया जो सबके दिलों को हिला कर रख दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जो हमें रोक सकेगा वो हमारी फ़तह नहीं देखेगा, और जो हम चाहते हैं वो सिर्फ फ़तह है या शहादत। ये अल्फाज ना सिर्फ फ़ौजी हौसले के लिए थे, बल्कि एक सियासतदान की तरह हिकमत अमली का इजहार भी थे, ताकि दुश्मन के सामने छोटे खौफ को ख़त्म करके सबको बड़े मकसद की तरफ मरकूज़ कर सकें। फिर तारीख़ी लम्हा आया। तारिक ने अपनी तमाम कश्तियों को आग लगा दी। समुंदर के किनारे से उठता धुआं और आग की सुर्खी हर सिपाही के दिल में खौफ और अज़्म के मिले जुले एहसास को भड़काने लगा। कश्तियों के जलने का मतलब वाज़ेह था, अब वापसी मुमकिन नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना और फ़तह हासिल करना बाकी है। ये एक ऐसा जुर्रतमंदाना फ़ैसला था जो फ़ौज के हौसले को बुलंदियों तक ले गया और हर सिपाही को अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार कर दिया। इसी लम्हे तारिक बिन ज़ियाद घोड़े से उतरे। उनकी आंखों में अज़्म की बिजली चमक रही थी। वो एक बुलंद जगह पर खड़े हुए, तलवार को मजबूती से थामा और ऐसी गूंजदार आवाज़ में बोले कि समंदर की लहरें भी जैसे खामोश हो गईं। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए भागने की कोई जगह नहीं, तुम्हारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन। ये अल्फाज हवा को चीरते हुए हर दिल में उतर गए। उन्होंने हाथ आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, खुदा की कसम, तुम्हारे लिए सच्चाई और सब्र के सिवा कोई रास्ता नहीं। तुम इस सरजमीन में यतीमों की मानिंद हो और तुम्हारे सामने एक ऐसी कौम है जो तादाद में तुमसे ज़्यादा और साजो सामान में तुमसे बढ़कर है, लेकिन तुम्हारे पास ईमान है। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर उनकी आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई।
अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो इज्जत तुम्हारी होगी, अगर डगमगाए तो निशान भी बाकी न रहेगा। दुश्मन के पास दुनिया की ताकत है, मगर तुम्हारे पास यकीन की आग है। याद रखो, जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। उनके अल्फाज सिपाहियों के दिलों में शोला बनकर उतर गए। खौफ पिघलने लगा, आंखों में आंसुओं की जगह चमक आ गई। हर सिपाही ने महसूस किया कि आज सिर्फ जंग नहीं, बल्कि तारीख लिखी जाने वाली है। तारिक इब्ने ज़ियाद ने 711 ईस्वी में अंदलुस पहुंचकर अपने लश्कर के लिए जिस मकाम को इब्तिदाई कैंप के तौर पर मुंतखब किया, वो मौजूदा जबल तारिक यानी जिब्राल्टर का इलाका था। ये जगह उस वक्त एक मजबूत और बुलंद चट्टानी पहाड़ पर मुश्तमिल थी, जिसे बाद में उन्हीं के नाम पर जबल तारिक कहा जाने लगा, यानी तारिक का पहाड़। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये कुदरती किला था। ऊपर से दुश्मन की नक्लो हरकत साफ दिखाई देती थी और दिफा आसान था। एक तरफ समंदर था, जिससे कम से कम एक सिमत से दुश्मन के हमले का खतरा कम हो गया। बहरी रास्ते से रसद यानी सामान और मजीद कुमक आ सकती थी। अगर ज़रूरत पड़ती तो बहरी राब्ता बरकरार रहता। बुलंद मकाम पर कैंप लगाना खुद सिपाहियों के हौसले के लिए भी अहम था। ये ताकत और बरतरी की अलामत समझा जाता था। बाद में तारिक बिन ज़ियाद ने इसी मकाम को बुनियाद बनाकर अंदरूने अंदलुस पेशकदमी की और फिर वादी लक्का की तरफ बढ़कर फैसला कुन जंग लड़ी। वादी लक्का दरअसल मौजूदा स्पेन में वाक़ दरियाए गोडल गुटत के किनारे का इलाका था, जो आज के सूबा कादिस के करीब वाक़ है। यही वो मकाम है जहां 711 में मुसलमानों और विज़िगॉथ सल्तनत के दरमियान फैसला कुन मार्का पेश आया। रिवायात के मुताबिक दोनों फौजें दरिया के करीब आमने सामने आईं। रॉड्रिक अपनी शाही सवारी पर सवार था। उसके इर्द गिर्द उसके उमरा और भारी जरा बख्तर पहने सिपाही थे। उसकी फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन इतनी बड़ी फौज को एक साथ मुनज़्ज़म रखना आसान नहीं था। दूसरी जानिब तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को छोटे और मुनज़्ज़म दस्तों में तकसीम किया। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सीधा और भारी हमला करने के बजाय तेज़ और अचानक हमले किए जाएं। दुश्मन की सफ़ों को तोड़ने के लिए अतराफ से दबाव डाला जाए। दरिया और ज़मीन की साख्त को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैदान की जोग्राफियाई अहमियत। वादी लक्का का मैदान दरिया के किनारे वाक़ था और कुछ हिस्सों में ज़मीन नर्म और दलदली थी। ये सूरत हाल क्यों अहम थी? रॉड्रिक की फ़ौज में भारी घुड़सवार और ज़रापोश सिपाही शामिल थे। दलदली ज़मीन में उनकी रफ्तार कम हो गई और सफ़बंदी मुतासिर हुई। मुसलमान फ़ौज निस्बतन हल्के हथियारों और तेज़ हरकत की आदी थी। वो तेज़ी से हमला करके पीछे हट सकते थे। इससे दुश्मन को संभलने का मौका कम मिलता था। यूं मैदान की साख्त ने कम तादाद वाली फ़ौज को हिकमत अमली के ज़रिए बरतरी दी। दरियाए ग्वादालीते के किनारे जारी ये मार्का एक तवील और थका देने वाली कशमकश में बदल चुका था। इब्तिदाई दिनों में दोनों फौजें पूरी कुव्वत के साथ मैदान में रहीं। विज़िगॉथ बादशाह रॉड्रिक अपनी फौज के मरकज़ में मौजूद था। उसके इर्द गिर्द शाही मुहाफिज और उमरा के दस्ते खड़े थे। उसकी हिकमत अमली ये थी कि अपनी ज़्यादा तादाद के ज़रिए मुसलसल दबाव बरकरार रखा जाए ताकि मुखालिफ थक कर टूट जाए। दूसरी तरफ तारिक इब्ने ज़ियाद ने जल्दबाजी से गुरेज किया। उन्होंने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि दुश्मन के भारी हमलों को बर्दाश्त करें, सफ़े ना तोड़ें और मौका देखकर मुख्तसर मगर तेज़ हमले करें। इस मरहले पर जंग ज़्यादातर सफ़बंदी, बर्दाश्त और सब्र की आजमाइश बन चुकी थी। कई दिनों की लड़ाई के बाद दोनों तरफ थकन जाहिर होने लगी। रॉड्रिक की फौज अगरचे बड़ी थी, मगर इतनी बड़ी फौज को मुसलसल मुनज़्ज़म रखना मुश्किल होता है। रसद की तकसीम, सिपाहियों की तरतीब और मुख्तलिफ सरदारों के दरमियान आमाहंगी एक बड़ा चैलेंज बन गई। तारीखी रिवायात के मुताबिक रॉड्रिक के कुछ उमरा पहले ही उसके इख्तिदार से मुतमईन नहीं थे। अंदलुस की सियासत में तख्त के झगड़े और बाहमी रिकाबतें मौजूद थीं। जंग के दौरान ये इख्तिलाफात और वाज़े हो गए। बाज़ दस्ते पूरी शिद्दत से ना लड़े और कुछ ने आहिस्ता आहिस्ता पसपाई इख्तियार कर ली। इससे मरकज़ी फ़ौज का हौसला मुतासिर हुआ। तारिक बिन ज़ियाद मैदान का बगौर मुशाहिदा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ रही हैं। मरकज़ और अतराफ़ के दरमियान राब्ता कमज़ोर हो रहा है। यही वो लम्हा था जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे।
انہوں نے اپنے قابل اعتماد سالاروں کو اشارہ دیا اور حکم دیا کہ اطراف فلینکس سے تیز پیش قدمی کی جائے، دشمن کے مرکز کو تنہا کر دیا جائے، منتشر ہوتے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا موقع نہ دیا جائے۔ مسلمان دستے منظم انداز میں آگے بڑھے، اطراف سے دباؤ بڑھا اور مرکز پر اچانک شدت سے حملہ کیا گیا۔ راڈرک کی فوج، جو پہلے ہی اندرونی کمزوری اور تھکن کا شکار تھی، اس منظم دباؤ کو برداشت نہ کر سکی۔ انتشار تیزی سے پھیلا، بعض سپاہی دریا کی طرف بھاگے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے اور کچھ منتشر ہو گئے۔ روایت ہے کہ راڈرک یا تو اسی ہنگامے میں مارا گیا یا دریا میں ڈوب گیا۔ اس کی شاہی شناخت بعد میں دریا کے کنارے ملنے والی اشیاء سے کی گئی، مگر اس کی لاش واضح طور پر سامنے نہ آ سکی۔ جب بادشاہ کا وجود ہی ختم ہو گیا تو مزاحمت کی مرکزی قوت بھی ٹوٹ گئی، فوج بکھر گئی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یوں وادی لقا کا یہ فیصلہ کن مرحلہ ثابت کرتا ہے کہ جنگ میں صرف تعداد نہیں بلکہ قیادت کی بصیرت، صحیح وقت کا انتخاب اور دشمن کی کمزوری کو پہچاننے کی صلاحیت فیصلہ کن کردار